अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्रीज के जरिए डोमेस्टिक इकोनॉमी को थ्राइव करने की बात होती है या इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से उनको डिजाइन करने की बात होती है, तो प्रोटेक्शनिज्म की टर्म हमारे जहन के अंदर उभर कर आती है। प्रोटेक्शनिज्म के अंदर सब्सिडीज आ जाती हैं, कोटास आ जाते हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स आ जाते हैं। जो भी टैरिफ्स हैं आप लगाते हैं इंपोर्ट के ऊपर, वो तमाम चीजें आ जाती हैं। बैन्स आ जाते हैं, जो आप गवर्नमेंट की सतह के ऊपर बैन्स लगाते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर, या अगर आप जो फॉरेन कंपटीशन होता है उसके ऊपर बैन्स लगाते हैं। और लाइसेंसिंग के रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। इसके अलावा आपका करेंसी कंट्रोल और कुछ रेगुलेशंस के बैरियर्स होते हैं जो आप लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को और आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको थ्राइव करना होता है। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का पार्ट होती हैं और इसके अंदर जाहिर है कि हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं और हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं। प्रॉस और कॉन्स तमाम चीजों के होते हैं। इनके बेनिफिट्स के अंदर यही है कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बड़ा तेजी से थ्राइव होती है, क्योंकि जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, आपकी जो कंपटीशन है वो कम से कम हो जाता है। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और जाहिर है कि जब लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो आपकी जो जॉब्स है मार्केट के अंदर उसकी तादाद बढ़ जाएगी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और उन लोगों को मिलेगा जो आपके मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लोकल्स हैं। सेकेंडली इसका फायदा ये होता है कि जब इंडस्ट्री थ्राइव करती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। आपके मुल्क के अंदर जब इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो कारोबार बढ़ता है और ये स्ट्रेंथन करते हैं, स्टेबलाइज करता है आपके इकोनॉमी को। जबकि दूसरी तरफ देखें तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ज्यादा के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम गाड़ियों की बात करें तो आप देख लें कि होंडा है, सुजुकी है, 200% से ज्यादा जो है वो ड्यूटी लगाई हुई है। तो हम वेलकम नहीं करते और हम सपोर्ट नहीं करते। हमारा प्रोटेक्शनिज्म शामिल है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो जाहिर है कि लोकल्स को मौका मिलता है। और फिर अभी ऑल्टो की प्राइस ही देख लें आप, मेरा ख्याल है कि कोई 27-28 लाख रुपए की ऑल्टो मिलती है और 27-28 लाख रुपए के अंदर क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं और क्या चीजें होती हैं आपके इल्म में। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर ऑटोमोटिव से आगे बढ़े आप तो एफएमसीजी के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी है और एफएमसीजी के अंदर भी फॉरेन कंपटीशन का एलिमेंट बहुत कम है। और जाहिर है कि जहां फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर बैरियर्स आप लगाएंगे और उनको वेलकम नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसके ड्रॉबैक्स के अंदर फिर ये भी शामिल है कि इनोवेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनोवेशन आपको नहीं मिलती ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। और फिर कंज्यूमर को भी, शॉपर को भी ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और चीजें कॉस्टली हो जाती हैं। उनके प्राइजेस जो है उसके ऊपर एक हाइक आ जाता है, प्राइजेस बढ़ जाती हैं। अभी पिछले दिनों बाइकॉट का बहुत ज्यादा एलिमेंट था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कि फॉरेन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा जो है वो स्पेशली अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो लोगों ने बहुत ज्यादा बाइकॉट किया था। और बाइकॉट की वजह से यही था कि वो हमारा एक मजहबी एलिमेंट शामिल था और गजा के अंदर जो मामलात थे, फलस्तीन के अंदर जो मामलात थे, और उसपे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। अगर हम बेवरेजेस की बात कर लें तो पेप्सी और कोका कोला का बहुत ज्यादा बाइकॉट हुआ और इन्होंने ठीक ठाक मार्केट शेयर भी अपना लूज किया है। और उसमें जो जगह बनाई है वो मीजान ने बनाई है। मीजान का जो बेवरेजेस डिवीजन है उसने जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट शेयर को एक्वायर किया उसके अंदर। और दीगर भी रिसेंटली जो पीएनजी है उसका एग्जिट हुआ पाकिस्तान से। तो जो दीगर डायपर्स की कंपनीज थी और दीगर जो ब्रांड्स थे, लोकल्स थे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया, फायदा लिया। तो इसी तरीके से अगर हम जो है वो दीगर प्रोडक्ट्स की और दीगर इंडस्ट्रीज की बात भी करें तो ये इम्पैक्ट आता है आपके प्रोटेक्शनिज्म का, और अगर आप ये पॉलिसीज तरतीब देते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, और जाहिर है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिफेंसिव अप्रोच रखनी पड़ती है। एज फार एज जीसीसी इज कंसर्न, तो जीसीसी की थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इस हवाले से। जीसीसी इस तरीके से उनका वर्किंग स्टाइल है, तो उनके यहाँ जो टैरिफ्स का रेशो है वो बहुत ज्यादा कम है। और लोकल से मुतालिक जो उनकी स्ट्रेटेजी है और लोकल्स के लिए जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाई हुई है। मतलब ये कि वो चीजों को बैलेंस लेकर चलते हैं और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बड़ा चीजों को डिजाइन किया हुआ है। मतलब ये कि पूरे जीसीसी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लोबल ओपननेस है और इस ओपननेस के नतीजे के अंदर ऐसा नहीं है कि चीजों को उन्होंने बैलेंस नहीं किया हुआ। वो वेलकम तो जरूर करते हैं फॉरेन ब्रांड्स को, कंपनीज को, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकल्स के लिए होनी चाहिए। उन्होंने इस तरीके से पॉलिसीज बनाई हुई है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फायदा उनके जो लोकल्स हैं उन्हीं को होता है और वहां इन्वेस्टमेंट की तादाद बढ़ जाती है
और उसका फिर इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा। फिर कोटा सिस्टम और डाइवर्सिटी जैसे रूल्स और ऐसी पॉलिसीज वक्तन फवक्तन वो लेकर आते रहते हैं, जिसकी वजह से फायदा उनके लोकल्स को होता है और लोकल मार्केट्स भी उनकी थ्राइव करती है, रोजगार भी उनका बेहतर रहता है और उनकी इकोनॉमी भी स्टेबल रहती है। इसी के साथ साथ अगर हम साउथ एशिया में इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी यही स्टांस है और यही उनकी स्ट्रेटेजी है और उन्होंने भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स को के ऊपर और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटीज इम्पोज की हुई हैं और ऑब्जेक्टिव उनका यही है कि किसी तरीके से जो डोमेस्टिक उनकी इंडस्ट्री है उसको थ्राइव करना है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। इसी के साथ साथ आप जापानीज मार्केट की बात कर लें तो जापानीज मार्केट के अंदर शुरू से और आज तक ये मामला है कि वो आसानी से फॉरेन ब्रांड्स को जगह नहीं देती, उनके यहाँ स्पेस ही नहीं होती, बड़ी मुश्किल से स्पेस मिलती है फॉरेन ब्रांड्स को जगह बनाने के लिए, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग उनकी इतनी ज्यादा है और तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद है और फिर लॉन्ग रन के अंदर प्रूडेंट उनको बड़ा फायदा हुआ और बाद में उनको ये जो ग्लोबल डोमिनेंस है जापानीज चीजों की आप देखते होंगे उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। लोग पसंद करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, क्या ऑटोमोटिव ले लें और दीगर इंडस्ट्रीज भी आप ले लें, हैवी मशीनरी वगैरह, तो एक्स जापान जो इस्तेमाल शुदा चीजें होती हैं उसको प्रायोरिटी दी जाती है बनिस्बत नई चीजों के दीगर ममालिक के अंदर और दीगर कॉन्टिनेंट्स के अंदर। साउथ कोरिया का भी सेम स्टांस रहा, जापान और साउथ कोरिया की सेम अप्रोच रही है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के हवाले से। अच्छा, अगर आप पूरे अफ्रीका की बात कर लें, चाहे आप नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, ईस्ट अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका के थोड़े से डायनेमिक्स डिफरेंट है, लेकिन अगर आप नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो वो अभी भी बहुत ज्यादा उनके लिए चैलेंजिंग रहा शुरू से और आज भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि वो इन दोनों चीजों के अंदर बैलेंस ही नहीं कर पा रहे और आज भी जो वहां के मामलात हैं और वहां के डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अफ्रीका आज भी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर है और ये अब रीजनल प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के नाम से एक रीजनल अलायंस है जिसका एम और ऑब्जेक्टिव और गोल यही है कि जो इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड है उसको किसी तरीके से ये स्ट्रेंथन करें। क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं उनकी तादाद ज्यादा है, तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि किसी तरीके से जो है वो हाई टैरिफ्स इम्पोज करके अपने जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें मेरा ख्याल है कि नाइजीरिया है, इजिप्ट है और कीनिया जैसे ममालिक। वही ममालिक है कि अगर आप गूगल करेंगे तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हवाले से भी ये बड़ी मार्केट्स तस्वुर की जाती हैं। जिन 3 ममालिक का मैंने नाम लिया, जिसमें नाइजीरिया भी शामिल है, इसमें कीनिया भी शामिल है और इसके अंदर इजिप्ट भी शामिल है। बाकी युगांडा, तंजानिया वगैरह भी खैर बड़ी मार्केट्स के अंदर आती हैं, लेकिन चूंकि अभी इन 3 ममालिक का तस्करा हुआ तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं। मैं खुद अफ्रीका में कोई 3 साल मैंने गुजारे हैं और अफ्रीका मेरा बहुत ज्यादा आना जाना रहा है। अफ्रीका का एक बड़ा मसला ये है कि करप्शन जो है उसका एलिमेंट बहुत ज्यादा है और अंडर द टेबल बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसी है वो इनकंसिस्टेंट होती है और आप पॉलिसी एक रख नहीं सकते। आए दिन वहां पर जो है वो पॉलिसीज चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह ये कि रिजीम चेंजेस हो जाती हैं, हालात जो है कशीदा हो जाते हैं और फिर जाहिर है उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी आता है और आपकी जो ट्रेड है, आपका जो बिजनेस है और आपकी जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर वो इवेंचुअली जो है वो उसका पूरा इम्पैक्ट आ रहा होगा। एज फार एज यूरोप इज कंसर्न, तो यूरोप के हवाले से मैं बताता चलूं आपको कि वहां जो मामलात हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। उनकी जो अप्रोच है वो रेगुलेटरी अप्रोच है। अगर हम यूरोप की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने अपने लोकल फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडीज जो है वो फराम की हुई हैं और जब वो सब्सिडीज ऑफर करते हैं तो जाहिर है कि इनका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा एशिया के हवाले से था। एशियन और अफ्रीकन जो प्रोडक्ट्स थी वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट की जाती थी अक्रॉस यूरोप, तो उनको जो है वो अब जो है वो कंपटीशन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है और उसकी वजह यही थी, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था इनका कि किसी तरीके से जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए और लोकल इंडस्ट्री को थ्राइव किया जाए। तो इन शॉर्ट ये कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर आप कंट्री वाइज बात करें या आप रीजन वाइज बात करें तो रीजनल हैसियत के अंदर भी, और अगर आप लोगों की डोमेस्टिक मार्केट्स का जायजा लें तो उस हैसियत के अंदर भी तमाम कंपनीज के अपने चेस बोर्ड्स हैं और उस चेस बोर्ड के ऊपर वो उस हिसाब से प्ले करते हैं जिस तरीके से उनको जरूरत होती है, जिसमें उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, उनके अपने मफादात पूरे होते हैं और लोग अपने हिसाब से अपने नेशंस को मद्देनजर रखते हुए, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी को तरतीब देते हैं और उसके अंदर ताकि ये है कि इनके लॉन्ग रन के अंदर ये अपने इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज कर सकें।
अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो टैरिफ्स की वॉर चल रही थी यूएस और चाइना के बीच में। और ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने कुछ पॉलिसीज के अंदर तब्दीली लेकर आया और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे उसने चाइनीज गुड्स के ऊपर, कि इवेंचुअली खतरा महसूस कर रहा था यूएस चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज इंडस्ट्री को अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और फिर बाद में जाहिर है रिटेलिएट भी किया, चाइना ने भी जो इम्पोज कर दी थी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, काफी टैरिफ भी लगा दिया था और बहुत सारे मामला भी हुए थे उसके अंदर। तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये खेल खेला जाता है और ये बेसिकली पूरा एक चेस बोर्ड है। और चेस बोर्ड के ऊपर जो ग्लोबल पावर्स हैं वो मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जो छोटी पावर्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं और तमाम लोग अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए चीजें कर रहे होते हैं। और तमाम लोगों का एक ही मकसद होता है कि किसी तरीके से अपने नेशंस को, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसको किसी तरीके से जो है वो मजीद स्टेबल कर सकें और उसको स्टेबलाइज करने की तरफ ले जाएं। तो जिसको जो पॉलिसी सूट करती है वहां के हालात के मुताबिक, डायनामिक्स के मुताबिक, वो उस हिसाब से उसको डिजाइन करता है और फिर उसको जो है वो प्रूडेंट अंदाज के अंदर लॉन्ग टर्म चलाने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया।